ये क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन देखो, अगर समझ लोगे अच्छे से तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, यदि 65 और 117 के HCF को, इन दोनों का जो HCF है उसको लिखा कितना 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए। यानी कि 65m माइनस 117 है क्या, है HCF। ये क्या है HCF। नहीं कह रहा है ना क्वेश्चन कि 65 और 117 के HCF को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान क्या है। इसका मतलब ये है क्या HCF। ये है क्या HCF। तो पहला काम क्या होगा, इन दोनों का HCF निकालना पड़ेगा। पहला काम क्या होगा, इन दोनों का और HCF निकालने के लिए पहला काम क्या करते हैं, फैक्टर गुणनखंड करेंगे। 5 से क्या बार में 13 बार में, और 117 को क्या बार में बताओ 17 से और 17 से 7 से कहाँ कट रहा है, 7 कहाँ 7 नहीं कट रहा है, 7 से 13 से 13 से 9 बार में। यानी कि पहले 7 2 9 हुआ तो पहले 3 से बोलो ना रे, अरे लॉजिक लगाओ ना। 7 2 कितना हुआ 9, तो 3 से कटा, 3 3 9 और 3 9 27, फिर 3 से 13 बार में खत्म हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको लिखेंगे गुणनखंड के रूप में। 65 बराबर कितना होगा 5 गुना 13, और 117 बराबर कितना लिखोगे 3 पे पावर 2 गुना 13। इस तरह से लिख दिए। अब हमको लिखना क्या, पहले मौसो। क्या लिखना है, तो मौसो में क्या होता है, मौसो के लिए पहला काम है कि दोनों में कॉमन होना चाहिए। पहला काम क्या है, दोनों में, और फिर कॉमन के बाद दोनों पे जो न्यूनतम पावर होगा वही वाला। तो 13 13 दोनों में है, और 5 3 दोनों का अलग अलग हो गया। इस पे पावर 1, इस पे पावर भी 1, तो 13 ही ना आ गया। तो मौसो कितना हो गया 13। ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन से क्या करा है, प्रश्न से क्या लिखोगे, या प्रश्नानुसार क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इंग्लिश में क्या लिख दोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। AQ क्लियर है कि ये क्या है, महत्तम ही है ना। तो यहाँ क्या लिखोगे 65m माइनस 117 बराबर कितना है ना, क्योंकि इसी को किसके रूप में, मौसो के रूप में व्यक्त किया गया, तो दोनों को बराबर कर दिए। तो बताओ 65m बराबर कितना होगा 13, और ये प्लस 117, तो 65m बराबर कितना होगा ये बताओ। 7 3 10 और 11 1 12 और 1 13, 130 हो गया। तो m बराबर कितना 130 बटा 65, तो 65 दूनी 130, m बराबर कितना। इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो क्या बना पाओगे, कोई दिक्कत होगा। चलो लिख लो फटाफट, एक क्वेश्चन देते हैं, मोटिवेशन करता है। देखो लाइफ में ना बिजनेस किसको शोभा देता है पता है, जिसके घर में कम से कम सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। कुछ फिक्स सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगा, बिजनेस करोगे और मान लो कि तुम्हारा बिजनेस खत्म हो गया, फिर दिक्कत हो जाएगा, रोड पे भी ना जाओगे। नहीं समझे बात को। तो हमेशा क्या करो, देखो नौकरी ले लेना है, जॉब लेना है। सबसे पहले जॉब ले लिए, फिर पैसा कमाने लगे, और फिर जब पैसा हो जाएगा कुछ हद तक, तुमको बैंक लोन भी अच्छे से दे देगा। अभी तुम लोन लेने जाओगे ना 10 लाख बिजनेस के लिए, तो बहुत नतीजा पूर जाएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे नहीं नहीं लेना है लोन, इतना दिक्कत करेगा। लेकिन अगर तुम एक गवर्नमेंट जॉब ले लोगे तो तुम 10 लाख 20 लाख का लोन लेना चाहोगे तो आराम से दे देगा। तो उस टाइम पे क्या करना है कि जब जॉब ले लेंगे तो उसका सो नहीं जाना है, तब करेंगे बिजनेस। क्यों, क्योंकि घर का इकोनॉमिक कंडीशन अभी उतना अच्छा नहीं है। तो तुम अगर जॉब ले लेते हो तो पहले फैमिली का एक बैलेंस बन जाएगा ना, क्या खाना है क्या पीना, उसमें कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। और तब जाके तुम बिजनेस में दिमाग लगाना, और तब सोचना कि हम 10 गो लोग को कैसे रोजगार दें, कौन ऐसा बिजनेस करें कि हमसे 10 आदमी कमाए, हम भी कमाए और वो भी कमाए। बिजनेस यही ना होता है। बिजनेस में क्या होता है कि अपना फायदा तो होगा ही, 10 और भी जो काम करता है उसका भी तो फायदा होता है ना। नहीं समझा। जैसे मान लो कि आज कोई भी फ्लैक्सिंग छपवा के लाते हैं, तो जो ऑनर है वही तो खाली नहीं रहता है, वहाँ काम करने वाला भी रहता है। तू भी कर रहा है बिजनेस, क्या दिया हुआ है कि नहीं रोजगार सबको। तो पहले क्या करना है, खुद को रोजगार लेना है और फिर दूसरे को रोजगार देना है। बिजनेस ही करने का शौक है, करना बिजनेस, तब उसमें है कि दिक्कत तुमको कम आएगा ना। अगर मान लो कि बिजनेस डूब भी गया तो तुमको जॉब है जो तुमको इफेक्ट नहीं पड़ने देगा, इसलिए जॉब इंपॉर्टेंट हो जाता है। और किसके लिए जॉब इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको मान लो बहुत पैसा है, उसको नहीं डूबेगा, कोई रिस्क नहीं है, डूबे डूबे नहीं डूबे नहीं डूबे, उसके लिए दिक्कत। लेकिन हम लोग जो है क्या है, मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं, पैसा का बहुत दिक्कत होता है घर में, बहुत मुश्किल से मम्मी पापा पैसा कमाते हैं, वहां पे ये रिस्क नहीं ना ले सकते हैं, इसलिए हम लोग को थोड़ा जरूरी हो जाता है। बात समझ में आया, थीम समझ में आ गया ना। करना तो ये है लेकिन करेंगे अलग तरीके से। पहले स्टेबिलिटी गेन कर लेंगे, उसके बाद नौकरी नहीं करेंगे, नौकरी देंगे। बात समझ रहा है ना।
लेकिन पहले तो करना पड़ेगा ना। चलो तो क्या यहाँ तक समझ में आया? अब दिमाग में नहीं घूमेगा वो जो लोग बोल देता है, कहता आदमी नहीं बिजनेस करो बिजनेस करो। पहले समझना चाहिए बैकग्राउंड क्या है। अगर तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत अच्छा है तो तुम बिजनेस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो पहले बैकग्राउंड अच्छा ना करेंगे। मान लो तुम गड्ढा जमीन खरीद लिया और उस पर तुम डायरेक्ट घर बनाएगा कि पहले जमीन को समतल करेगा? पहले जमीन को समतल करेंगे तब ना घर बना लेंगे। और यहाँ लोग कहता है कि नहीं, ख्वाब दिखा देता है, नहीं बिजनेस करो। बिजनेस कैसे कर लेगा? तुम्हारा गड्ढा है, समतल है ये नहीं है तुम्हारा जमीन। ठीक है, ठीक है। चलो पढ़ो क्वेश्चन। क्या कर रहा है? यदि a बराबर 8 तथा HCF AB बराबर कितना 4 और LCM AB बराबर 12 तब B बराबर होगा, यही कर रहा है। तो ध्यान से सोचो, क्वेश्चन पढ़ने का एक ट्रिक दिए थे, टेक्निक दिए थे कि a लिखा है 8 और ये जो HCF है किसका? A और B का। HCF है किसका? A और B, यानी कि संख्या कौन बन गया? A और B। संख्या AB का HCF कितना दिया है? 4 और AB संख्या का LCM कितना दिया है? 12। तो B कितना के बराबर होगा? हम लोग सीखे थे, बताओ। पहले बताए थे ना इक्वेशन, पहले एक समीकरण से इक्वेशन देखे थे। क्या देखे थे बताओ? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसौ गुना लॉसौ, नहीं बताए थे? तो क्या वही वाला पे कंसेप्ट नहीं है? तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना बराबर होगा क्या? HCF ऑफ किसका? उसी संख्या का, गुना LCM उसी संख्या का। क्या इतने बताए थे? बताओ। अब क्या इसमें पहली संख्या दे दिया है कितना? 8। तो B बराबर HCF ऑफ AB कितना है? 4 और LCM ऑफ AB कितना दिया है? 12। तो B बराबर कितना हो गया? 4 गुना 12 बटा 8। तो 4 दूनी 8, 2 छके 12। तो B बराबर कितना? 6। यही नहीं पूछ रहा था? इजी है कि भारी है रे? खाली क्वेश्चन तुमको उलझाएगा लेकिन उलझना नहीं है। नहीं मिलता है, बुलाएगा लेकिन उलझाएगा लेकिन उलझना नहीं। समझ में आया? चलो यहाँ पे देखना क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन को पढ़ने सीख जाएगा तो बन जाएगा। यदि HCF किसका? 18 और 504 का। HCF किसका कितना है? 18। तो नंबर कौन है? एक 18 और एक 504। तो हम बताए थे ना एक अभी इक्वेशन, क्या? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या? HCF गुना LCM। और बार बार बोल रहे हैं कि HCF किसका? यही दोनों का होना चाहिए। LCM किसका? यही दोनों संख्या का होना चाहिए, तब ना उसको ब्रैकेट में रख देते हैं। या तो ऐसे लिखो या तुम ऐसे लिख सकते हो, जैसे वहां पे दिया हुआ है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे बताओ? पहली संख्या कितना हो गया? 18। दूसरी संख्या कितना हो गया? 504 बराबर HCF कितना है? ये लिखा है ना HCF किसका? 18 और 504 का HCF कितना है? 18। HCF पे जगह पे 18 और LCM निकालना है ना। LCM भी देखो यही क्वेश्चन का है ना, 18 और इसका। तो कितना होगा LCM? ये 18 इधर से कट जाएगा, 18 कितना बचा? 504 बराबर LCM। तो इसलिए लिखेंगे LCM किसका? 18 और 504 का बराबर कितना? 504। आंसर हो गया। समझ में आ गया? दूसरा बना है? दूसरा कैसे बनेगा बताओ फटाफट? LCM 96 और 168 बराबर कितना है? 672। तो HCF कितना हो गया? HCF निकालना इसका। तो ये 96 और 168 क्या बन गया? संख्या। तो क्या लिखेंगे फटाफट बताओ? पहली संख्या ऐसे लिख सकते हैं, A गुना B, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या? HCF किसका? AB का और LCM किसका? AB का। अब बताओ A कितना मान लियो? 96 और B कितना मान लियो? 168। HCF कितना दिया हुआ है? नहीं दिया है। HCF निकालना है ना। HCF ऑफ कितना का? AB हट के क्या आ जाएगा? 96 और 168 हो जाएगा। ये लिखने में कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है सबको? गुना LCM कितना दिया हुआ है दोनों का बताओ तो? 672। क्लियर है? क्या कट रहा है कुछ? देखो तो 4 बार में तो कट रहा है 168 से, वो नहीं कट रहा है। 168 से देखो काट 4 बार में गुना करो तो 168 गुना 4, 8 चौक 32 के 2 बाकी 3, 16 चौके 64 और 3 कट गया ना। तो डायरेक्ट कट रहा है ये एक बार में, और ये क्या बार में? 4 बार में। और फिर 4 से ही कट जाएगा। 4 दूनी 8 और फिर 1 चौक 16, 4 चौक 16, कितना आ गया? 24। तो 24 बराबर कितना हो गया? HCF ऑफ 96 और 168 का। ये हुआ। इसको उल्टा करके लिख दो, हेंस HCF ऑफ 96 और 168 बराबर कितना?
24। क्या बोलो, कोई दिक्कत किसी को? दबा के आंसर मार देगा, दबा के लाइक ठोकना। देखो तुम लोग भी ट्राई करना है, सोचना पहले। देखो हमेशा मैथ में एक चीज ब्रेन में सेट कर लो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसका इतना औकात हो जाए कि तुमसे नहीं बने। पहले ब्रेन को ही कह दो, समझ गया? अब बात क्या करना है कि क्वेश्चन को पढ़ना है 2 बार। तुमको कंसेप्ट बता दिए इसलिए क्वेश्चन दिए, अगर कंसेप्ट नहीं समझाए रहते तो क्वेश्चन नहीं देते। कॉन्सेप्ट तुमको बताए हैं, बस तुम लोग का तरीका गलत कर दिया है पढ़ाते टाइम। नहीं होता है कि जड़े तुम लोग का खराब कर दिया है, इसीलिए तुम लोग सोच नहीं पा रहा है। क्योंकि तुम लोग को लगता है क्या कि जो क्वेश्चन पहले बताए हैं अगर वैसा क्वेश्चन दें तो तुरंत बना देगा। अभी तक ये ना हो रहा है, इससे पहले जितना क्वेश्चन दिया अगर वैसा टाइप का क्वेश्चन देंगे तो बोलेगा हाँ सर बना देंगे, बना देगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा नया टाइप बदलते हैं, कंसेप्ट वही लगेगा, देखना बनाएंगे तो कंसेप्ट वही लगेगा, लेकिन तुम ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाए हो तो तुम पहले सरेंडर कर दिया। यही चीज को बदलना है, समझ गया ना? पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट नहीं करना है। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट का मतलब समझते हो कि पहला क्वेश्चन ऐसे बना है तो तुरंत ऐसे ऐसे किए बना दिए, नहीं समझा? जैसे अभी 2 क्वेश्चन दिए तो उससे पहले वो क्वेश्चन बताए तो उसके बाद तुरंत तुरंत बनाने लगा कि नहीं बनाने लगा? तो ऐसा क्वेश्चन तो पहले नहीं बनाया तो तुमसे तो नहीं बन रहा है। तो तुमको पहले ये चीज ब्रेन से हटा देना है कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, समझना है कि जो हम नहीं बनाए तो नहीं बनेगा। हो सकता है कि बहुत सारा बुक में हम जितना क्वेश्चन तुमको इस चैप्टर में कराएंगे कुछ क्वेश्चन नहीं भी हो, इसका गारंटी तो नहीं लेंगे कि सभी क्वेश्चन करवा दिए क्लास में, लेकिन तुमको इस चीज का गारंटी देते हैं कि जब वो क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो वो जिस कंसेप्ट को यूज करेगा वो कंसेप्ट तुमको आता होगा। कंसेप्ट कुछ नहीं छोड़ेंगे, कंसेप्ट को ही नहीं छोड़ेंगे। जैसे सपोज करो कि तुमको हर एक चीज का काम क्या क्या है वो बता दिए तुमको। जैसे साइकिल बनाना है, साइकिल बनाने के लिए तो हर एक चीज, जो पैडल कहाँ लगता है, स्पोक कहाँ लगता है, कैसे जोड़ते हैं, सब चीज सीख लिया। तो अगर तुम उसको लगा नहीं पा रहा है तो तुम्हारा प्रॉब्लम, समझ गया ना बात को? तो वो कैसे करोगे, सीखने का कोशिश करो एक साथ। अब पढ़ना जरा देखो कि हम कैसे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 2 धनात्मक पूर्णांक, क्या बोला है बताओ पहले? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक समझ गया ना? पॉजिटिव इंटीजर का बात हो रहा है, किसका? पॉजिटिव इंटीजर। और एक तुम लोग के सिलेबस में भी धनात्मक पूर्णांक ही है, नेगेटिव ऋणात्मक पूर्णांक का कहीं जिक्र नहीं होगा। इस चैप्टर में ऋणात्मक पूर्णांक आएगा ही नहीं। मन हल्का हुआ, जो भी पूर्णांक आएगा कौन सा पूर्णांक आएगा? क्लियर आ गया? तो ये तो तुम्हारा क्वेश्चन ही है बस। 2 धनात्मक पूर्णांक पी और क्यू, पी और यानी कि धनात्मक पूर्णांक कौन कौन है? पी और क्यू है। 2 नंबर है, जैसे 5 और 10 नंबर लेते थे ना, उसी तरह से 2 नंबर आ गया, पी और क्यू, धनात्मक पूर्णांक हो गया। को इस धनात्मक पूर्णांकों के लिए गुणनखंड के रूप में लिखा ए बी स्क्वायर। जैसे 2 धनात्मक पूर्णांक मान लो 10 और 12 है, 2 धनात्मक पूर्णांक 10 और 12, तो तुम 10 बराबर लिखते थे 2 गुना 5, क्या लिखते थे? 2 गुना 5। और 12 को क्या लिखते थे? 2 गुना 2 की पावर 2 गुना 3 लिखते थे कि नहीं लिखते थे? तो बताओ क्या ये जो 10 था ये धनात्मक पूर्णांक है, ये भी धनात्मक पूर्णांक है, क्या इसको गुणनखंड के रूप में नहीं लिख सकते? तो 12 को भी धनात्मक गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या जब ये दोनों अगर धनात्मक पूर्णांक है तो हम पी लिखे धनात्मक पूर्णांक, ये किसके बराबर है बताओ? ए बी स्क्वायर। क्या ये गुणनखंड के रूप में नहीं है? तो ए और बी क्या हो गया? गुणनखंड हो गया कि नहीं हो गया? जैसे यहाँ पे 2 और 5 था, वैसे ये ए बी को ट्रीट कर सकते हैं नहीं कर सकते? कोई दिक्कत? अगला ले लो कौन है फिर? क्यू। तो क्यू बराबर कितना है बताओ? ए की पावर 3 और बी। यहां तक कोई दिक्कत है? बोलो। ये भी समझ लिए, ये भी समझ लिए, इसका मतलब के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं। देखो क्लियर कट बोला है, ए और बी क्या है? क्या यहाँ भी जो ये सब था ये क्या था? अभाज्य था। ये सब भी क्या होता था? अभाज्य संख्या ही रहता। तो क्या लैंग्वेज में खाली बदल दिया ना, यहाँ पे जो ए बी है वो क्या है? अभाज्य संख्या। क्या सब बात क्लियर हो गया? पॉइंट आगे कह रहा है तो एलसीएम लिखना है, किसका? पी और क्यू का। तो एलसीएम यहाँ 10 और 12 का पूछ सकता है, तो उसी तरह से एलसीएम यहाँ किसका पूछ लिया? पी और क्यू का। समझ रहे हो बात को? एलसीएम किसका पूछ लिया? तो बताओ कि अगर 10 और 12 का एलसीएम लिखना होता तो दोनों को देखते कि नहीं देखते? तो पहले एलसीएम में क्या होता है ये बताओ? एलसीएम में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को लिखते हैं, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को। तो कौन कौन सा अभाज्य गुणनखंड है? ए और बी है। ए और सी है कहीं? नहीं है, तो दोनों लिख दिए, ए और बी सब लिख दिए। अब क्या करते थे लघुत्तम में? याद करो कि अधिकतम घात लेते थे। लघुत्तम में क्या लेते थे? तो ए का अधिकतम घात क्या है? देखो ऊपर में 1 है और नीचे में 3 है, अधिकतम घात कितना आया? 3। तो ए का पावर 3। और बी का अधिकतम घात कितना है? ऊपर 2 और बी का 1। यहाँ क्या होगा? अधिकतम घात। एलसीएम क्या होगा ये? क्या ऐसा क्वेश्चन बताएंगे नहीं बताएं?
तो क्या होगा बताओ, ए क्यू। बोलो, कोई भारी क्वेश्चन था या हल्का क्वेश्चन था? अब हल्का लगने लगा? तो बस पढ़ने का टेक्निक होता है, क्वेश्चन को पढ़ने आ गया ना फिर मजा आ जाएगा, 100 आ जाएगा नंबर। कहते हम 100। चलो बनाओ फटाफट। चलो पहले सुनो पढ़ो अच्छा से। m और n क्या है बताओ? अभाज्य संख्या, यानी कि ये गुणनखंड हो गया। ये क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो गया। m q n q और m स्क्वायर n स्क्वायर का मौसो ज्ञात कीजिए। यदि m तथा n अभाज्य संख्या है तो m q n स्क्वायर और m स्क्वायर n स्क्वायर का मौसो ज्ञात कीजिए। तो मौसो निकालना है ना इसका रे, क्या निकालना है? मौसो। तो कोई तो संख्या होगा, तो कोई संख्या मान लेते हैं p, कितना? m q और n स्क्वायर, और एक और q है, ये मान लेते हैं कितना? m स्क्वायर n स्क्वायर मान लिए, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिए। अब हमको क्या निकालना है बताओ? मौसो। क्या निकालना है? मौसो। तो मौसो का रूल क्या कहता है ये बताओ। पहले मौसो में होता है पहले कॉमन, मौसो में पहले कॉमन, और एलसीएम में आता है सभ्य। एलसीएम में प्रत्येक गुणनखंड आ जाता है, एलसीएम में प्रत्येक गुणनखंड, लेकिन मौसो में कॉमन वाला। तो एम एम दोनों में है और एन एन भी दोनों में है, लिख दिए। और अब इसमें मौसो में न्यूनतम घात आता है। मौसो में क्या आता है? यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, 2 है। हो गया क्लियर? बोलो कोई कष्ट? चलो आज इतने रहने दें। बोलो और एक क्वेश्चन देखिए, रुको एक आध क्वेश्चन और देते हैं। चलो यही बात पे पहले पढ़ते हैं, शायरी याद करेंगे तब ना बोलेंगे। चलो 6, 8, 22 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? ये ना है। तो ध्यान से देखो, 6, 8, 22, पहले 6 लिखो, फिर 8 लिखो और फिर 22 लिखो। पहले इसका बताओ क्या? फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। तो 6 का क्या होगा? 2 गुना 3। ये हम अपने मन से कर रहे हैं, तुम लोग कर लोगे ना ये बिना डंडा लगा के? अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है किसी को। और फिर वो कौन है? 22। क्लियर है? तो 2 की पावर कितना? 3, 1 2 3, और 22 को 2 गुना 11। पहले क्या अनुपात किसका बोल रहा है? पहले एलसीएम और फिर बाद में एचसीएफ। तो पहले लिखो एलसीएम। एलसीएम कितना होगा बताओ? एलसीएम के लिए क्या नियम है? प्रत्येक। एलसीएम में क्या होता है? प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड। तो क्या लिखोगे? 2 है, 3 है और 11 है, लिख दिए। अब उस पर न्यूनतम पावर ना, न्यूनतम पावर की मैक्सिमम, अधिकतम। लघुत्तम में क्या होता है? अधिकतम पावर। तो 2 का अधिकतम घात कितना है? 3। 3 का एक है और 11 का भी एक ही है ना? तो क्या होगा बताओ? 2 की पावर 3 का मतलब 8 और 11 तिया 33। तो 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 1 25, 254। क्लियर हो गया? अब हमको क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ क्या बोलता है? कॉमन। एचसीएफ क्या बोलता है? तो कॉमन कौन है बताओ तीनों में? 2। और है कुछ कॉमन? छोड़ दिए। और 2 का फिर न्यूनतम पावर ना, 2 का क्या? तो 1 है कि न्यूनतम? 3 है, 1 है, 1 है रे। 3 तो अधिकतम ना हो जाएगा, तो 2 हो गया। और हमको अनुपात क्या बोल रहा था? एलसीएम अनुपात एचसीएफ, यही कर रहा था। तो बताओ एलसीएम कितना आया? 254। अनुपात कितना? 2। तो 2 से कट जाएगा ये क्या बार में? अरे ऑप्शन में भी नहीं है रे। 2 से 12 दूनी 24, 2 से 14, तो 127 अनुपात 1 हो रहा है रे। अनुपात पहुंचता है ठीक तो है रे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ऑप्शन में ना है, गलत होगा ऑप्शन, ऑप्शन गलत होगा, ठीक है, यही सही होगा। एलसीएम निकाल लो, ऐसे भी चेक कर लो। 6,
8 22 ऐसे ही होता है ना। तो 2 से क्या बार में, 3 बार में, 2 चौके 8, 2 से 11 बार में। अब तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो 3 दूनी 6, अच्छा चौके 24 और गुना 11, 11 चौक 44 के 4 मौके 4, 11 दूनी 22 और 4 26। अरे 264 आ रहा है, 2 3 6 2 चौक, रुको रुको नहीं तो कट तो रहा है, 132 आ तो रहा है यहाँ ना रहा है। एलसीएम 2 3 6 2 चौक 8, 2 से 11 बार में, 24 गुना 11 चौक 44 के 4 मौकी 4, 11 दूनी 22 4 26। वहां पे 254 कैसे हो गया रे? अभी देखो चीज तो वही आया है, गुना गलती किए क्या रे? हाँ 11 तिया 33 गुना 8, 8 तिया 24 4, अरे बाकी 2 ना था रे, 8 तिया 24 का 4 बाकी 2, 8 तिया 24 2 कितना हो गया? 26 ना होगा, मिस्टेक कर दिए थे ना। कितना हो गया? 264 अनुपात एचसीएफ कितना है? 2, तो काट दो, 2 2 2 2 तिया 6 2 दूनी 4, कितना आ गया? 132 अनुपात 1। आया कि ना आया? ये होगा बी नंबर। समझे? क्वेश्चन गलत नहीं था बल्कि कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए थे। हो गया? गुना गलती करते हैं, तुम लोग भी गलती कर देता है, नहीं चेक कर पाता है रे कदा। जैसे वहां पे 33 गुना 8 कर रहे थे, तो 8 तिया 24 के 4, तो बाकी 2 होना चाहिए, 8 तिया 24 2 26, तो तुम लोग का ध्यान तो रहता नहीं। वाह, हो गया आज का। तब आज का क्लास ओवर करें और पढ़ेगा, छोड़ दें, लिख लो तब।